हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब द पॉइंट ऑफ सक्सेस। आज इस पर पुनः आपका फिर से स्वागत करते हैं। मैं स्वनी श्रीवास्तव आपको पढ़ा रहा था। मैं आपको दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, स्टैटिक जीके और पॉलिटी। तो आज पॉलिटी का सेक्शन लेकर के आया हूं और पॉलिटी के सेक्शन में मैंने आपको संवैधानिक विकास की जो टॉपिक्स थे वो लगभग कंप्लीट करवा दिया था। अंतरिम सरकार का गठन करवा करके प्रारूप समिति के बारे में भी बता दिया था। तो आपको बताना होगा कि जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस जैसे पूछता हूँ तो जैसे आप लोग को जानकारी होगी, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 में। क्या अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 में। क्या अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 में। और अच्छा, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या कितनी थी अगर पूछा जाए? अंतरिम सरकार में सदस्य हमने बताया था, आपको सदस्य बताया था 14 सदस्य हैं, जिसमें क्या 13 + 1। अच्छा, अध्यक्ष किसको बताया था? अध्यक्ष हमने बताया था जो तत्कालीन वायसराय था, लॉर्ड वेवेल, वो होंगे। और उपाध्यक्ष कौन होगा इसका, अंतरिम सरकार का? तो अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कुछ मोटा मोटी टर्म्स था, ठीक है। और फिर इसके पहले और बताया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, वो भी आया था। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। हाँ, अभी कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया था? कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि भारत को हम आज़ाद कर देंगे, ठीक है, कैबिनेट मिशन में। और वो भी ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? लेबर पार्टी के मुखिया थे, हाँ, क्लेमेंट एटली थे, ठीक है। उन्होंने घोषणा की थी कि अब भारत को भी अपना संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार है और 1948 तक का हम उसको आज़ाद कर देंगे। ये कुछ मोटा मोटी चीज़ें थी, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और कैबिनेट मिशन की सिफारिशें क्या क्या थी उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि भारत एक संघ होगा। संघ को भी 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत में और देशी रियासत में और कमिश्नरी प्रांत में, ठीक है। ये कुछ मोटा मोटी थे, ठीक। और आगे क्या था? संविधान का गठन किया जाएगा, इसमें ये सारी चीज़ें चर्चाएँ की गई थी। तो ये टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिया था। तो अब हमारा आता है, इसी क्रम में अगर आगे देखा जाए तो हमारा अगला टॉपिक क्या आता है? ये माउंटबेटन प्लान तक का हम कंप्लीट कर चुके थे। माउंटबेटन प्लान कब आया भारत में? 1947 में आया। और इन्हीं के तहत ये रेड क्लिफ को लेकर के आया। और रेड क्लिफ ने क्या किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बैठे एक रेखा खींच दी थी बस, और बाकी कुछ हुआ नहीं था। और 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत क्या मनाता है? 15 अगस्त के दिन भारत को आज़ाद हो गया था, ठीक है। अभी क्या हुआ? बाकी पुरानी जो टॉपिक्स थी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब आगे हम देखते हैं संविधान का निर्माण कैसे हुआ। क्या आज की हमारी टॉपिक होगी संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण क्या होगा? संविधान का निर्माण, ठीक है। अब देखिए, संवैधानिक विकास अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब संविधान बना कैसे, उसका निर्माण के बारे में देखेंगे। क्या क्या मोस्ट फैक्ट थे इसमें, हम उस पर चर्चा कर रहे होंगे। तो संविधान का निर्माण हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब संविधान देखो, संविधान बनने के लिए बनेगा कहाँ पे? देखिए, हमारा जो पार्लियामेंट्री हाउस होता है तो वहाँ पे एक बैठक होती है, कहाँ पे? संसद भवन में। और संसद भवन है कहाँ? दिल्ली में। क्या? दिल्ली में। देखिए, संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्माताओं ने एक बैठक की। क्या किया? एक बैठक की। कहाँ पे आयोजित हुई? दिल्ली में। और वो भी कहाँ पे? संसद भवन में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कल ही लास्ट वीडियो में ही बताया था कि इसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्या अस्थायी अध्यक्ष कौन है? ये तो आप सभी को पता होगा, सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष थे। कब ये हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। फिर उसी के बाद 11 दिसंबर को फिर से बैठक हुई। क्या? दूसरी बैठक हुई। और दूसरी बैठक में क्या हुआ? इसमें
अस्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर को, 9-2-11, 2 दिन के बाद दूसरी बैठक। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष, दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन रहा? अस्थायी अध्यक्ष कौन रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन रहा? उपाध्यक्ष कौन रहा? एच.सी. मुखर्जी। कौन रहा? एच.सी. मुखर्जी साहब रहे। ये मोटा मोटी फैक्ट्स आपको लास्ट वीडियो में फिर से बता दिया था, लेकिन संविधान के निर्माण अगर बता रहे हैं तो इन चीज़ों को भी जानना अति आवश्यक है। ठीक है, अभी 11 दिसंबर 1946 को ये हुए। कब हुए? 1946, 1946। ठीक है, 11। और अस्थायी अध्यक्ष ये हुए संविधान के निर्माण के लिए। ठीक है, अभी क्या हुआ फिर 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? क्या 13 दिसंबर, अच्छा देखिए, पहले इसमें एक पॉइंट और है। इसमें एक पॉइंट ये है कि इस बैठकों के लिए संवैधानिक सलाह किसने दी? इस बैठकों के लिए सलाह किसने दी? तो इस बैठक के लिए सलाह किसने दी थी? बैठकों के लिए सलाह किसने दी थी? बी.एन. राव ने। किसने दिया था? बी.एन. राव जी ने। और इसीलिए इनको संवैधानिक सभा का पहला सलाहकार भी कहा जाता है। इसलिए इनको संवैधानिक सलाहकार का अध्यक्ष चुना गया। संवैधानिक सलाहकार के ये अध्यक्ष भी बने या प्रमुख संवैधानिक सलाहकार बने। ठीक है, ठीक है, ये भी क्या हुआ? देखो, जो ये बैठक होनी है इसके लिए इन्होंने सलाह दी थी और इन्हें संवैधानिक सलाहकार भी इसीलिए बना दिया गया। इसके बाद में क्या हुआ? 13, एक डेट आता है, डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 क्या एक डेट आता है? 13 दिसंबर 1946। अभी इस दिन क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव दिया जाता है। क्या? कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। कब? 13 दिसंबर। देखिए, 9 को पहली बैठक हुई, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। 13 दिसंबर को फिर से एक बैठक होती है और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या देते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, क्या देते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या होता है? जब ये पेश होता है, पेश होने के बाद में इस प्रस्ताव को क्या किया जाता है? 22 जनवरी को, देखिए 13 दिसंबर से लगभग 1 महीने तक का लगभग इस पे गहन अध्ययन चलता है और फिर एक डेट आती है 22 जनवरी 1947। क्या? 22 दिसंबर 1947, 22 जनवरी 1947 को क्या किया जाता है? इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। क्या? स्वीकार कर लिया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ? तो आप बताओगे 13 दिसंबर को पेश हुआ। अच्छा, किसके द्वारा पेश हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश हुआ। और पास कब होता है? उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब मिलती है? तो उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है 22 जनवरी 1947 को। क्या? 22 जनवरी 1947 को इसको क्या मिलती है? मंजूरी मिलती है कि हाँ चलो भैया ठीक है, अब मंजूरी मिल गई है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। हमारा अगला टर्म्स क्या निकल करके आता है कि जब ये हो जाता है तो अब क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है। चलिए इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताया जाता है। चलिए, तो ये संविधान निर्माण के लिए क्या क्या किया गया? पहले 9 दिसंबर को एक बैठक होती है
और उस बैठक के लिए सलाह कौन देता है? बी.एन. राव। इसीलिए बी.एन. राव साहब को क्या कहा जाता है? संवैधानिक सलाहकार भी चुन लिया जाता है इनको। और फिर और उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। फिर उसके बाद में 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष होते हैं वो पूरी तरीके से, और उपाध्यक्ष कौन होता है? एच.सी. मुखर्जी साहब होते हैं, ठीक है। और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है और उस उद्देश्य प्रस्ताव पे गहन चर्चा चलती है और एक महीने के बाद में जाकर के उस उद्देश्य प्रस्ताव को भी पास कर दिया जाता है, यानी स्वीकार कर लिया जाता है। कब? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। फिर उसके बाद में संविधान सभा को में एक परामर्श समिति बनाई जाती है। क्या? संविधान सभा इसमें क्या होता है? एक परामर्श समिति होती है जो कंसल्टेंट है, यानी क्या क्या चीज दिया जाएगा। परामर्श समिति का गठन होता है। क्या? परामर्श समिति का। अब ये कंसल्ट करती है, बताती है कि क्या क्या चीजें हमको लेनी है और क्या क्या चीजें हमको नहीं लेनी है, ठीक है। और इसका गठन कब होता है? परामर्श समिति का 17 मार्च 1947 को। क्या? 17 मार्च 1947 को। 17 मार्च 1947 को इसका क्या होता है? गठन होता है, ठीक है। अब इसके कार्य क्या क्या आएंगे? 17 मार्च 1947 का चलो परामर्श समिति का गठन हो गया। अब परामर्श समिति काम क्या करेगी? इसमें कौन कौन है? देखिए इसमें कौन कौन लोग जुड़ेंगे। देखिए केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य के पास। क्या? केंद्रीय और प्रांतीय मंडल के पास में इसी सदन के द्वारा क्या हुआ? केंद्रीय और इस सदन के द्वारा क्या, इस समिति के द्वारा क्या क्या आता है? केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रिमंडल के द्वारा क्या? केंद्रीय और प्रांतीय मंडल के द्वारा मंडल के पास एक प्रश्नों की सूची भेजी जाती है। क्या? प्रश्नों की सूची भेजी जाती है। प्रश्नों की सूची भेजी जाती है। प्रश्नों की सूची भेजी जाती है। क्या? केंद्रीय और प्रांतीय मंडल के पास प्रश्नों की एक सूची भेजी जाती है, ठीक है, इनके सदस्यों के पास में। और जिसमें क्या होता है? और यही सूची कैसी होती है? इसमें क्या होता है? 60 देशों का संविधान होता है। इस सूची में 60 देशों का संविधान 60 देशों का संविधान क्या होता है? भेजा जाता है। और उसका किस लिए भेजा जाता है? कि इसका क्या किया जाए? अवलोकन किया जाए। क्या? अवलोकन किया जाए। 60 देशों के संविधान का क्या किया जाए? अवलोकन किया जाए। क्या किया जाए? 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया जाए। और इस अवलोकन करने के बाद में क्या होता है? सदस्यों द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है। अवलोकन के बाद क्या होता है? सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है? सदस्यों द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है। क्या? रिपोर्ट पेश की जाती है कि अब इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे? लेंगे। सदस्यों द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है, ठीक है। 60 देशों, ठीक है। भारतीय संविधान बहुत विस्तृत संविधान है। यहाँ पे लगभग 60 देशों के संविधान को देखा गया और उसमें से अच्छी अच्छी चीजों को खाली निकाला गया। इसलिए कहा भी जाता है कि आप किसी के भी साथ में हैं तो आप अच्छे चीजों को क्या कीजिए? एब्जॉर्व कीजिए और बुरे थिंग्स को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सदस्यों ने क्या की? रिपोर्ट पेश की, ठीक है। और किसको पेश की? संविधान सभा को। किसको पेश की? संविधान सभा को। क्या? संविधान सभा को, ठीक है। किसको रिपोर्ट पेश की जाती है? संविधान सभा को। तो ये क्या करते हैं? संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। उसके बाद में इसी रिपोर्ट के आधार पे क्या होता है? संविधान का प्रारूप बनाया जाता है। इसी रिपोर्ट के आधार पे क्या होता है? संविधान सभा को क्या करते हैं? रिपोर्ट पेश करते हैं। और रिपोर्ट के आधार पे क्या? रिपोर्ट के
रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है, प्रारूप बनाया जाता है। यानी पहले जो एक पूरा एक प्रारूप बनाना है, यानी मसौदा तैयार करना है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें होंगी, हाँ क्या क्या चीजों को करना होगा, ठीक है। तो संविधान का प्रारूप बनाया जाता है, क्या प्रारूप बनाया जाता है। और इस प्रारूप को बनाया किसने था, बी.एन. राव जी ने। क्या, बी.एन. राव ने। किसने, बी.एन. राव ने बनाया। इस प्रारूप को बनाया किसने, बी.एन. राव ने। डेट क्या होगी, अक्टूबर 1947। क्या, अक्टूबर, बी.एन. राव जी ने प्रारूप को बनाया कब, अक्टूबर 1947 में। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी एक मोटा मोटी देख लिया जाए, क्या होता है, संविधान सभा में परामर्श कमेटी का गठन किया जाता है कब, 17 मार्च 1947 में। वो क्या करती है, वो 60 देशों के संविधान का अवलोकन करती है। उसके द्वारा एक प्रश्नों की सूची भेजी जाती है और उसके सदस्य क्या करते हैं, और उसमें सदस्य क्या होते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय मंडल के सदस्य होते हैं। उनके द्वारा 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया जाता है और उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है। और जब वो रिपोर्ट भेजी जाती है किसके द्वारा, संविधान वो सदस्यों के द्वारा, इसी कंसल्टेंट समिति के सदस्यों के द्वारा रिपोर्ट भेजी जाती है किसके पास, संविधान सभा के पास। और संविधान सभा क्या करता है, इसी रिपोर्ट के आधार पे प्रारूप बनाता है। और प्रारूप बनाता कौन है, बी.एन. राव जी बनाते हैं, जो संवैधानिक सलाहकार होते हैं, ठीक है। और वो कब बनाते हैं, अक्टूबर 1947 को, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और फिर क्या होता है, जो देखिए बी.एन. राव जी ने जो प्रारूप बनाया, इसमें कितने अनुच्छेद थे, 243 अनुच्छेद थे। इनके द्वारा जो प्रारूप बनाया गया बी.एन. राव के द्वारा, इसमें आर्टिकल कितने थे आपके, आर्टिकल कितने थे, 243। और जो आपके शेड्यूल थे, यानी 243 अनुच्छेद थे। और 13 क्या थी आपकी, अनुसूचियां। क्या, 13 अनुसूची थी। क्या थी, 13 अनुसूचियां थी और 243 आर्टिकल्स थे, ठीक है। यानी अनुच्छेद कितने हैं आपके, 243 और 13 अनुसूचियां थी। अब इसका क्या हुआ, इसकी जांच करने के लिए अब जो ये बना, अब इसकी भी जांच होगी। देखिए कितने बार, कितने फेज से निकल करके बन करके हमारा संविधान बना। ऐसे मामूली नहीं बना हमारा संविधान। हमारा देश आज़ाद होने में जितना मेहनत लगा, उतना मेहनत ही हमारे संविधान को। यानी देखिए हमारा देश कैसा था, विविधताओं का देश है ना। यहाँ पे बहुराष्ट्रीय, बहुकल्चर है ना, बहुसभ्यता के लोग हैं। तो सभी के बारे में यहाँ पे देखना भी जरूरी था। इसीलिए यहाँ को संविधान निर्माताओं के सामने बहुत बड़ी ये समस्या थी कि हर एक पक्ष को इक्वलिटी मिले, किसी भी एक ऐसे तबके को यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे बहुत चीज़ें, अब देखिए बी.एन. राव जी ने बना दिया, अब इसको भी तो मान्यता दी जा सकती थी, लेकिन नहीं, अभी भी हो सकता है इसमें भी कोई खामी हो। तो इस खामी को चेक करने के लिए क्या हुआ, प्रारूप समिति के द्वारा क्या हुआ, प्रारूप समिति के द्वारा जाँच की गई, है ना। अब देखिए जो प्रारूप समिति बनी थी वो क्या हुई, प्रारूप समिति क्या कर रही है, इसकी जांच करती है। इसीलिए इसकी जांच के लिए क्या, इसकी जांच के लिए, इसकी जांच के लिए क्या होता है, प्रारूप समिति का गठन होता है। अब देखिए अब प्रारूप बना, प्रारूप में को पहला प्रारूप किसने बनाया, बी.एन. राव जी ने बनाया, अक्टूबर 1947 में बनाया। आर्टिकल कितने उन्होंने दिए, 243 दिए। अनुसूचियां कितनी थी, 13 अनुसूची जी। इसके जांच के लिए अब ये बन करके जो प्रारूप तैयार हुआ है, इसके जांच के लिए क्या किया जाता है, इसके जांच के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। अब प्रारूप समिति का गठन हो जाता है और कब होता है, 29 अगस्त 1947 को। क्या, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को क्या होता है, प्रारूप समिति का गठन होता है। और ये क्या करती है, ये पहली रिपोर्ट इस समिति द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है कब, इसके आगे हम देखते हैं। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर इसके आगे देखते हैं। प्रारूप समिति का गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 को। ये क्या करती है? ये BN राव द्वारा जो प्रारूप बनाया जाता है, जिसमें कुल आर्टिकल 243 अनुच्छेद 13 होते हैं, उसकी ये जांच करती है और प्रारूप बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? अवलोकन करके 60 देशों के संविधान का अवलोकन करके जो सदस्यों द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है, उसी के आधार पर बनाया जाता है। और ये करता कौन है अवलोकन? जो हमारे परामर्श समिति होती है। और परामर्श समिति का गठन कब होता है? 17 मार्च 1947 को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, प्रारूप समिति का तो गठन हो गया। अब प्रारूप समिति के द्वारा भी क्या किया जाएगा? अब इसकी जांच की जाएगी। अब जांच करने के बाद में जो भी इसमें खामियां होंगी उसको दूर किया जाएगा, जो अच्छाइयां होंगी उनको भी लिया जाएगा। और फिर क्या किया जाता है? इस समिति द्वारा क्या की जाती है? अब ये समिति भी क्या करती है? रिपोर्ट पेश करती है 21 फरवरी 1948 को। क्या करती है? प्रारूप समिति जो होती है, प्रारूप समिति 21 फरवरी 1948 को क्या करती है? जांच करके प्रारूप का जांच करके प्रारूप की जांच करके क्या करती है? रिपोर्ट पेश करती है। कब? 21 फरवरी के दिन रिपोर्ट पेश करती है। क्या करती है? अब ये अपना रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट पेश करती है। अब देखो ये रिपोर्ट में क्या क्या लिख करके देते हैं? रिपोर्ट पेश करती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अभी फिर आगे देखते हैं क्या होता है। फिर जैसे 21 फरवरी को क्या 1948 को जब प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट पेश करती है, तो फिर इस प्रारूप के अनुसार क्या होता है? इस समिति द्वारा जो पहली रिपोर्ट पेश की जाती है, तो इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? पहली बात तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो आप सभी को पता होंगे। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब होते हैं। कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? BR अम्बेडकर साहब होते हैं। और इन्होंने जब ये पेश किया, अपना रिपोर्ट पेश किया, तो इन्होंने बताया कि अब इसमें कितने कुल अनुच्छेद होंगे और कितनी अनुसूचियां होंगी। तो इन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है? इस रिपोर्ट के अनुसार या रिपोर्ट के अनुसार क्या? रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है? इसमें कुल अनुच्छेद कितने बढ़ जाते हैं? अनुच्छेद हो जाते हैं 315। और अनुसूचियां कितनी हो जाती हैं? अनुसूची कितनी हो जाती है? आपकी हो जाती है, यहाँ पे अनुसूची घट जाती है और अनुसूची को कर दिया जाता है 8। जहां अभी 13 अनुसूचियां थी, अब कितनी अनुसूचियां होती है? 8। जहां अभी तक 295 के आसपास, 243 के आसपास जो आर्टिकल्स थे, वो अब बढ़ करके हो जाते हैं 315। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक का कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर जहाँ 243 था वहाँ 315 हो गया और अनुसूची 13 से घट करके 8। ये किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा जब पेश किया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है? प्रारूप समिति द्वारा दूसरा रिपोर्ट पेश किया जाता है। और दूसरा रिपोर्ट कब पेश किया जाता है? दूसरा रिपोर्ट इसी के अनुसार दूसरा रिपोर्ट, देखिए कितनी बार रिपोर्ट आ रही है, अभी आ ही रही है। रिपोर्ट पेश होता है प्रारूप समिति के द्वारा। और ये कब होता है? ये भी 1948 में होता है और अक्टूबर 1948 को ये दूसरा रिपोर्ट पेश किया जाता है। ठीक है, कब? 26 अक्टूबर 1948 को। क्या? 26 अक्टूबर 1948 को। 26 अक्टूबर 1948 को क्या होता है? दूसरा रिपोर्ट पेश किया जाता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है? इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि रिपोर्ट पेश हो गई दूसरी। अब इस रिपोर्ट को कई बार पढ़ा जाता है? 3 बार वाचन। कितनी बार?
3 बार इस रिपोर्ट का वाचन किया जाता है, यानी 3 बार इसको पढ़ा जाता है। पहली बार जब पढ़ा जाता है प्रथम वाचन में क्या होता है, प्रथम वाचन इस रिपोर्ट को कितनी बार पढ़ा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है। प्रारूप समिति के द्वारा जब दूसरा रिपोर्ट पेश किया गया था तो उसमें कितनी बार वाचन किया गया था, तो 3 बार वाचन किया गया था। और पहला वाचन किया गया 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। क्या 4 नवंबर से 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक का इसको पहली बार पढ़ा जाता है। दूसरा वाचन क्या होता है, दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर से, दूसरा वाचन क्या होता है 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से, और कब तक आपके 1949 तक का, यानी कि लगभग 1 साल 17 अक्टूबर 1949 तक ये चलता है। जो दूसरा वाचन होता है इस पे भी बातें चलती हैं, 17 अक्टूबर 1949 तक चलती हैं। और फिर दूसरे वाचन में कुल संशोधन किए जाते हैं। फिलहाल ये उतना जानने और इतना डीप पूछेगा नहीं, बस यहीं तक पूछ लेगा। और फिर तीसरा वाचन होता है आपका, फिर तीन वाचन हमने बताया था। तीसरा वाचन होता है कब से, 14 नवंबर 1949 से। और संविधान जब क्या हो गया था, हमने यहाँ पे लागू किया गया था, मतलब अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 तक। क्या 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन चलता है, ठीक है। और इसमें संविधान सभा द्वारा इन वाचन के बाद संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है। जब तीनों वाचन कंप्लीट हो जाते हैं तो संविधान क्या करता है, इन वाचनों के बाद संविधान को सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया जाता है। क्या अंगीकृत कर लिया जाता है, अंगीकृत कर लिया जाता है। ठीक है, क्या होता है, प्रारूप समिति के द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है। और रिपोर्ट कब पेश की जाती है आपकी 21 फरवरी 1948 को, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर होते हैं। इनके द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है इसमें कुल अनुच्छेद 315 होते हैं और अनुसूची 8 कर दी जाती है। और फिर ये दूसरा रिपोर्ट फिर से पेश करते हैं। और इस रिपोर्ट को जो दूसरी बार जो रिपोर्ट पेश किया जाता है इसका 3 बार वाचन किया जाता है। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर तक का चलता है, 5 दिवसीय वाचन होता है 1948 में। फिर दूसरा वाचन 15 नवंबर से प्रारंभ होता है और 17 अक्टूबर तक का 1949 तक का चलता है, लगभग 1 साल का चलता है। और तीसरा वाचन 14 नवंबर से लेकर के और 26 नवंबर तक का वाचन होता है। और 26 नवंबर को फाइनली संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित कर लिया जाता है और संविधान को हमारे लागू 26 जनवरी 1950 को कर दिया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और जब 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, ये लागू होता है, जब इसको आत्मार्पित किया जाता है तो इसमें कुल अनुच्छेद कितने होते हैं, 26 नवंबर 1949 को 1949 में संविधान में कुल अनुच्छेद कितने होते हैं, 395। अभी भी अनुच्छेद और बढ़ जाते हैं। और अनुसूचियां कितनी होती है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अनुसूचियां कितनी हो जाती हैं आपकी, 8 ही रहती हैं। क्या अनुसूची 8 रहती है, ठीक है। अनुसूची कितनी रहती है, 8 रहती है। और भाग कितने बनाए जाते हैं, 22। क्या भाग कितने होते हैं, 22 भाग।
यानी 26 नवंबर 1949 के दिन हमारे मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और 22 भाग में हमारा संविधान बन करके तैयार होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब इस पे कुल हस्ताक्षर किसने, जैसे होता है कि पहला हस्ताक्षर किसने किया था, पहला हस्ताक्षर संविधान में यानी संविधान सभा के इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यानी इस पुस्तक में सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया, यानी संविधान सभा में पहला हस्ताक्षर कौन करता है। तो संविधान सभा में पहला हस्ताक्षर कौन करता है, देखिए पहले उससे भी जानने से पहले जान लीजिए कुल हस्ताक्षर होते कितने हैं, कुल हस्ताक्षर होते कितने हैं, कितने होते हैं आपके 215 हस्ताक्षर होते हैं। क्या 215 हस्ताक्षर होते हैं, सॉरी 215 नहीं 284 होंगे, 284 हस्ताक्षर होते हैं। पहला हस्ताक्षर यानी प्रथम हस्ताक्षर किसका होता है, प्रथम हस्ताक्षर किसका होता है, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का, किसका, जवाहरलाल नेहरू जी का। और सबसे अंतिम हस्ताक्षर देखिए, इसके पीछे एक बड़ी वो है क्या, एक कहानी है क्या। पहला हस्ताक्षर तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का होना था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थोड़ा हड़बड़ाए हुए थे, जल्दीबाजी में थे और उन्होंने क्या किया था, पहला हस्ताक्षर उन्होंने ही कर दिया था। तो फिर सब मामला गड़बड़ा जाता है। तो बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं अब क्या किया जाए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं ठीक है, हम इस प्रक्रिया को इस तरह करेंगे, मैं सबसे लास्ट में करूँगा। तो अंतिम हस्ताक्षर कौन करता है, अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। इसमें अंतिम हस्ताक्षर कौन करता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। अच्छा, कुल महिलाएं कितनी हस्ताक्षर करती हैं, कुल महिला हस्ताक्षर, कुल महिला हस्ताक्षर, कुल महिला हस्ताक्षर 8, जबकि शामिल कितनी होती हैं 15, शामिल कितनी होती हैं, शामिल महिला कितनी होती हैं 15। महिलाएं संविधान सभा में कितनी महिलाओं की संख्या होती है 15, लेकिन हस्ताक्षर कितनी करती हैं 8 करती हैं, कितनी करती हैं 8 करती हैं। ठीक है, और जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है आपकी महिलाओं के हस्ताक्षर में, जैसे सरोजिनी नायडू जी, सरोजिनी नायडू, फिर आपकी दुर्गा बेन, कौन, दुर्गा बेन, और दुर्गा बेन होती हैं, और कौन होता है, या दुर्गा बेन या दुर्गा बाई देशमुख कह सकते हैं, दुर्गा बाई देशमुख। क्या, दुर्गा बाई देशमुख, कौन, दुर्गा बाई देशमुख। और तीसरी कौन होती हैं, हंसा मेहता। क्या, हंसा मेहता। तीसरी कौन होती हैं, हंसा मेहता। ये कुछ प्रमुख महिलाएं हैं जो करती हैं। तीसरी कौन महिला होती हैं, हंसा मेहता होती हैं। सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता तीसरी महिला। और देखिए कुल अधिवेशन कितने होते हैं, कुल अधिवेशन कितने होते हैं संविधान को बनाने के लिए। क्वेश्चन आ सकता है कुल कितने अधिवेशन हुए, कुल अधिवेशन संविधान बनाने के लिए, तो कुल अधिवेशन 11। 26 नवंबर वाले को छोड़ दिया जाता है, उसको नहीं जोड़ा जाता है, वरना अगर उसको भी जोड़ा जाए तो +1, लेकिन इसको हम सर्कल कर देंगे, इसको नहीं काउंट किया जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए सब 26 नवंबर को भी जोड़ा जाए तो कुल अधिवेशन 12। और अंतिम बैठक कब होती है, क्या अंतिम बैठक, क्या अंतिम बैठक कब होती है, अंतिम बैठक कब होती है, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। क्या 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक किया जाता है और 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया जाता है, आप संविधान को लागू कर दिया जाता है। अच्छा, कुल बहस कितने दिन चलती है, बहस कितने दिन चलती है,
114 दिन। क्या 114 दिन, एक एक पॉइंट लेकर के चलेंगे। 114 दिन तक बहस चलती है। कुल खर्चा कितना आता है? क्या कुल खर्चा कितना आता है? कुल खर्चा कितना आता है संविधान निर्माण करने में? 64 लाख। सोचिए उस टाइम का 64 लाख, आज का कहीं ना कहीं 64 अरब के बराबर होगा। 64 लाख रुपया खर्चा आता है। और संविधान हमारा बन करके तैयार कितने दिनों में होता है? संविधान निर्माण में कितना दिन लगता है? संविधान निर्माण में, क्या निर्माण में कितना दिन लगता है? संविधान निर्माण में कितना दिन लगता है? 2 साल यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। क्या 2 साल 11 माह 18 दिन लगता है संविधान को बनने में। क्या संविधान को बनने में। और एक चीज और, इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला होती है। क्या एक संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला है। कौन? एकमात्र मुस्लिम महिला। क्या एकमात्र मुस्लिम महिला शामिल होती हैं और उनका नाम क्या है? बेगम एजाज रसूल। क्या बेगम एजाज रसूल। कौन? बेगम एजाज रसूल इसमें शामिल होती हैं। ये एकमात्र ऐसी महिला हैं जो संविधान सभा में सम्मिलित होती हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके मोटा मोटी। ठीक है, आगे इस पर देखते हैं, आगे और चर्चा करते हैं क्या होता है। फिर आगे अगर देखा जाए संविधान क्या होता है, बनता कब है हमारे यहाँ? 24 जनवरी 1950 को क्या हो जाता है हमारे देश के सब। अच्छा, संविधान सभा समाप्त कब होता है? संविधान सभा यानी सभा समाप्त कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन क्या किया जाता है? भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। राष्ट्रपति बना दिया जाता है किसे? जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होता है आगे देखिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे और बताया जाता है। देखिए, अब जब संविधान सभा समाप्त हो गई, अब क्या इसका गठन हुआ? संविधान सभा को समाप्त करके संसदीय सभा में परिवर्तन कर दिया जाता है। क्या? संसदीय संविधान सभा किसमें बदल जाती है? संसदीय सभा में। क्या? संसदीय सभा में परिवर्तित हो जाती है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? जी.वी. मावलकर। जी.वी. मावलकर साहब इसके पहले अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और 26 जनवरी को जब संविधान लागू होता है तो कितना है अनुसूची, अनुच्छेद और भाग? तो संविधान लागू के समय और अभी क्या है वर्तमान में, इससे कंपेयर कर लीजिए। अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 395 और इस टाइम अनुच्छेद कितने हैं? 465। कितने? 465। और अनुसूची कितनी होती है? अनुसूची 8। अभी अनुसूची कितनी है? अभी अनुसूची कितनी है? 12। अभी कितनी अनुसूची है? 12। और पहले कितनी थी? 8। भाग कितने हैं? भाग 22 थे, अभी भाग कितने हैं? 25। कितने भाग हैं? 25। लेकिन मूल संविधान में अभी भी इतना है, ये अमेंडमेंट के बाद हुआ है। ठीक है, और फिर इसके बाद 26 नवंबर 1900। अच्छा, एक चीज़ और नोट डाल करके लिख लीजिएगा। क्या? जब 26 नवंबर 1949 को क्या किया जाता है?
संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को। जब क्या किया जाता है, संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है, तो उस टाइम कौन कौन से अनुच्छेद लागू हो जाते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद लागू हो जाते हैं, यानी कौन कौन से अनुच्छेद या आर्टिकल वर्क फॉर्म में आ जाते हैं, अनुच्छेद लागू हो जाता है, क्या लागू हो जाता है। तो आपके कुछ अनुच्छेद हैं, कुल कितने अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद क्या होते हैं, लागू हो जाते हैं, 16 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं, क्या 16 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। अब 16 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 60, 324, 366, 367, 367, 379, 380, क्या 380, और है आपका 380 हो जाता है, और क्या होता है 388, क्या 388 हो जाता है, और क्या होता है 391, 391, 392, 393 और 394। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अनुच्छेद ये क्या होते हैं, लागू हो जाते हैं, इसको लागू कर दिया जाता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का नामकरण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 393 क्या है, भारत का नाम, संविधान का नामकरण है, क्या संविधान का नामकरण, संविधान का नामकरण। क्वेश्चन पूछा जा सकता है संविधान का नामकरण किस अनुच्छेद में है, इसी में कहा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसी में कहा गया है। और संविधान देखिए, संविधान को लागू किस अनुच्छेद के तहत किया गया, संविधान को लागू किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो 394 के तहत संविधान को लागू किया गया, यानी किस अनुच्छेद के तहत संविधान को लागू किया जाता है, तो 394 के तहत। अच्छा, इसका और भी एक मोटा पॉइंट है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत क्या रहा, तो भारतीय संविधान का, या यहाँ लिख लेते हैं, संविधान का प्रमुख स्रोत क्या रहा, प्रमुख स्रोत इसका हमारा भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, हमने आपको पहले ही बताया था, यानी भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1935, उसी के तहत क्या ये हमारा प्रमुख स्रोत है। तो ये हमारा संविधान का निर्माण रहा, ठीक है, संविधान की विकास हमने आपको बता दिया, अब संविधान का निर्माण बता दिया। अब आगे हम अपने मूल संविधान पर आएंगे, उसके अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, उसके भाग के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हुई अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ उसको पढ़ेंगे। पहले इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले कहाँ किस किस देश से लिया गया है इसको हम जानेंगे, कि कौन से देश से कौन सा संविधान लिया गया है, किस देश से राष्ट्रपति की व्यवस्था ली गई है, किस देश से डीपीएसपी लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है, हम इन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी ऐसे रखिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पे भी लोगों की संख्या बढ़ सके और हमारा भी हौसला बुलंद हो सके और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयत्न भी जारी है, आपको हर एक टॉपिक से इसमें कवर कराया जाएगा, ठीक है। थोड़ा अभी धीमे चल रहे हैं फिर, लेकिन अभी भी एग्ज़ाम होने में टाइम है हमारा, तब तक सारा चीज़ कवर अप हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।